फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है, उसमें हम चैप्टर 19 डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। यानी कि आज हम अपनी कंट्री के प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में? हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है प्राइम मिनिस्टर से रिगार्डिंग में। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंटल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस है, जैसे कि अभी मैंने बताया, वो आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए, जो कि डायरेक्ट कनेक्टेड है किससे? हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से। फिर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि हम अपने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 75 क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है, फिर आर्टिकल 78 क्या कहता है। फिर हम क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि कौन कौन पर्सन हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर के लिए क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए या क्या योग्यता उसकी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। फिर ओथ और अफर्मेशंस, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर जब बनते हैं हमारी कंट्री में, तो उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में, यानी कि कार्यालय की क्या शक्ति है, किस कंडीशंस में प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री में काम कर सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर क्या पावर और फंक्शंस देखने को मिलता है हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि संसद में, यानी कि अगर विद द रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट, संसद के सम्मान के साथ जो हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि जो पावर्स है, वो सारी इसमें बात करेंगे। जैसे संसद के रिगार्डिंग में क्या है, अदर फंक्शंस क्या क्या हमें देखने को मिलता है, और फिर काउंसिल मिनिस्टर के रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट की क्या पावर्स देखने को मिलते हैं। ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा लेक्चर 2 होगा, लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर से रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा, वो हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, तो हमारी कंट्री क्या है, एक रिपब्लिकन कंट्री, यानी कि एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र देश होने के बाद भी क्या है, हमने किसको अडॉप्ट कर रखा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर रखा है, ब्रिटेन से इंस्पायर होकर के। यानी कि हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है, वो कहाँ से इंस्पायर हुआ है, हमने ब्रिटेन से इंस्पायर लेकर के पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया। और हमारी कंट्री में रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ द जो नेशंस है और हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है, वो किसके द्वारा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसके द्वारा चुने जाते हैं, पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। अब जैसे कि हमने जब प्रेसिडेंट वाला चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं, वो क्या है, हेड ऑफ द नेशन होते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, वो हेड होता है गवर्नमेंट का, यानी कि उस पार्टी का हेड होता है जो रूलिंग पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी का मतलब होता है वो पार्टी जो लोकसभा के इलेक्शंस के टाइम पे मेजोरिटी में वोट लेकर के आई हो और उसने अपनी सरकार बनाई हो, तो उसका वो हेड होता है हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए हमारी कंट्री को क्या कहा जाता है, इंडिया एक रिपब्लिकन कंट्री है, और प्लस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। तो हमारी कंट्री में चाहे वो प्रेसिडेंट की बात करें या प्राइम मिनिस्टर की बात करें, दोनों की ही जो पोस्ट है, वो क्या है, अपनी जगह पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है, तो हमारी कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर है, तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर, उसे हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ पावर्स देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम लेजिस्लेटिव पावर बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव बात करते हैं, अपॉइंटमेंट पावर बात करते हैं, जुडिशियल पावर बात करते हैं, फाइनेंशियल पावर देखने को मिलता है, डिप्लोमेटिक पावर देखने को मिलता है। फिर वहीं पे बात करते हैं मिलिट्री पावर देखने को मिलता है, फिर इमरजेंसी पावर देखने को मिलता है, पार्डोइंग पावर देखने को, ये सारी पावर्स क्या है, हमारे प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलता है। जैसे कि मैं एक बार लिख देता हूँ, एग्जीक्यूटिव पावर, फिर आपको लेजिस्लेटिव पावर, फिर आपको अपॉइंटमेंट पावर, अमाउंट पे अपॉइंटमेंट पावर, फिर बात करते हैं जैसे आपको जुडिशियल पावर देखने को मिलेगा, जुडिशियल पावर। फिर अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर,
वहीं पे फिर बात करते हैं जैसे आपको डिप्लोमेटिक पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, फिर आपको पार्डन यानी कि किसी की सजा को माफ कर देना, क्षमा करने की अधिकार आपको पावर प्रेसिडेंट प्राइम यानी कि प्रेसिडेंट के पास ही देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर, ये सारी पावर आपको प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग में स्पेशल आर्टिकल आपको मेंशन देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप आर्टिकल 75 के बारे में बात करोगे, तो उसमें बस इतना ही लिखा गया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है, वो किसी भी व्यक्ति को एज अ प्राइम मिनिस्टर वो क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं। जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में वोट लेकर जीत करके आती है लोकसभा में, तो उसी पार्टी को पहले प्रेसिडेंट क्या करता है, आदेश देता है या सजेस्ट करता है कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए और आप अपने कंट्री के जो यानी कि जो आप अपनी पार्टी के जो लीडर्स है, आप उसको चुनिए, हम उसको अपॉइंट करें। तो ये बात रखी गई है आर्टिकल 75 में। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उनको जो अपॉइंट करने की पावर है, जितने भी जो मेंबर्स होते हैं, चाहे आप यूपीएससी की बात कर लीजिए या जितने भी जो चेयरपर्सन होते हैं, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। ये सारी चीजें हमने काफी ज्यादा ब्रीफली डिस्कस किया था किसमें, पार्लियामेंट यानी कि जब हमने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर डिस्कस किया था उसमें। अगर हम बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस हमें देखने को मिलते हैं कि क्या क्या रिगार्डिंग में है, तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देखने यानी कि जो प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस हमें देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62, फिर 63 से लेकर के 73 तक आपको किसके देखने में मिलेगा, वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 52 में कहा गया है प्रेसिडेंट ऑफ, यानी कि हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट के बारे में बात रखी गई। किसके बारे में बात रखी गई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर को डिफाइन किया गया है किसमें, आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है कि किस पैटर्न से इलेक्शंस होगा हमारे प्रेसिडेंट का, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 में क्या रखा गया है, आर्टिकल 55 में रखा गया है कि जो मैनर ऑफ जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट की, इसके रिगार्डिंग में आर्टिकल 55 में कहा गया है, यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफ प्रेसिडेंट। फिर अगर हम आर्टिकल 56 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 56 में कहा गया है कि कितने जो टर्म ऑफ जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट है उसके बारे में बात रखी गई है। आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफ प्रेसिडेंट। फिर बात करते हैं आर्टिकल 57 में क्या रखा गया, आर्टिकल 56 में कहा गया है क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए दोबारा इलेक्ट होने के लिए एज अ प्रेसिडेंट, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। आर्टिकल 58 में क्या रखा गया है, आर्टिकल 58 कहता है क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट की,
यानी कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 59 में रखा गया है कंडीशंस के बारे में, यानी कि कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस। आर्टिकल 60 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 60 में ओथ और अफर्मेशंस के बारे में बात रखी गई है। किसके बारे में? शपथ के बारे में। आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है? इम्पीचमेंट के बारे में, कि किस प्रोसेस से यदि प्राइम प्रेसिडेंट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया जाता है या कॉन्स्टिट्यूशंस का वॉलेशंस किया जाता है, तो उस कंडीशंस में जो प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रोसेस होगा उसके लिए हम इम्पीचमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होगा वो किस में रखा गया है? आर्टिकल 61 में। किसके में रखा गया? आर्टिकल 61। आर्टिकल 62 में वैकेंसी ऑफ ऑफिस के बारे में बात की गई है, यानी कि किस किस कंडीशंस में क्या है एक प्रेसिडेंट की ऑफिस में वैकेंसी खाली होती है एज अ प्रेसिडेंट के लिए, ये बात रखी गई है आर्टिकल 62 में, यानी कि वैकेंसी। तो जो आर्टिकल 52 से 62 है वो किसके बारे में बात करता है? प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने प्रेसिडेंट चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे मैं बस एक और ही बता रहा हूँ ताकि आप जो हमारा प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर है वो कहीं ना कहीं से आप कनेक्ट कर सके। जैसे देखिए, अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 75 में सिर्फ इतना ही मेंशन है कि हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट किया जाएगा, किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। बस इतना सा ही मेंशन है। इसका ये मतलब नहीं था कि प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन को क्या कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त कर सकता है, नहीं। उसके कुछ कंडीशंस, जैसे वही पार्टी में से प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया जाएगा जिसके पास मेजोरिटी में वोट आएगी। फिर वहीं पे बात करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हमारी कंट्री का पॉलिटिकल हेड होता है, यानी कि हमारी कंट्री में जो रूलिंग पार्टी होता है उसका वो हेड होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में एज ए ब्रिज की तरह। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट के बीच और संसद के बीच में क्या करते हैं? एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये बात किस में कही गई है? हमारे आर्टिकल 75 में मेंशन है। वहीं पे अगर हम आगे देखें, अगर हम प्राइम मिनिस्टर के रिलेशंस की बात करते हैं प्रेसिडेंट के साथ, तो वो हमें कैसे कैसे देखने को मिलता है, अगर हम ये एक बार बात करते तो। अब जैसे देखिए, तो अगर हम अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के रिलेशंस की बात करें तो वो कुछ आर्टिकल्स में मेंशन है, जैसे कि आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 78। ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि बात करते हैं किससे? जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को एक दूसरे के साथ रिलेट करने का काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ रिलेशंस मिलाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं जो एक रिलेशंस देखने को मिलता है। अब जैसे देखिए, अगर हम आर्टिकल 74 की बात करते हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 ये कहता है कि जो हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है को सहायता और सलाह देने के लिए क्या है? प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के मंत्री परिषद होगी, और जो अपने कार्य के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार ही वो क्या करेंगे? काम करेंगे। ये बात रखी गई है आर्टिकल 74 में। फिर उसमें क्या कहा गया है? हालांकि जो हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी, जो हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है, वो ऐसी सलाह पर क्या है? दोबारा से रिकंसाइडर्ड करने के लिए क्या है? मंत्री परिषद, जो भी हमारा बात करते हैं, अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि अगर हम दोबारा रिकंसाइडर्ड की बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि उसकी आवश्यकता होगी, और जो प्रेसिडेंट है इस तरह से क्या करेगा? वो दोबारा से रिकंसाइडर्ड करेगा। करने के बाद क्या है? की गई सलाह के अनुसार ही प्रेसिडेंट क्या करेंगे? हमारी कंट्री के काम करेंगे। तो ये बात रखी गई है किसमें? आर्टिकल 74 में।
अब अगर हम आर्टिकल 74 की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो इसका हेड कौन होता है? हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक किससे करता है? हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट से। तो आर्टिकल 74 कहीं ना कहीं एक रिलेशन स्टेब्लिश करने का काम करता है प्राइम मिनिस्टर बिटवीन प्रेसिडेंट के बीच में। अगर हम आर्टिकल 75 की बात करते हैं तो आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कौन अपॉइंट करेंगे? तो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद अदर जो मिनिस्टर्स हैं उनको जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अदर मिनिस्टर को उनकी पोस्ट पे क्या करेंगे? अपॉइंटमेंट करेंगे। ये भी आर्टिकल 75 में कहा गया और ये डायरेक्ट किससे रिलेशन स्टैब्लिश करने की बात करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से रिलेशन स्टैब्लिश करने का काम, कनेक्ट करने का काम कहीं ना कहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे देखिए, मान लीजिए आज के टाइम पे एग्जांपल से समझिए, जैसे बीजेपी क्या है? एक रूलिंग पार्टी है जिसने लोकसभा के इलेक्शंस में मेजोरिटी हासिल की। लोकसभा के इलेक्शंस में उसके पास मेजोरिटी आई। तो प्रेसिडेंट, उस टाइम के जो भी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बीजेपी पार्टी को कहा कि भाई आप अपना गवर्नमेंट बनाइए क्योंकि आपके पास मेजोरिटी में सीट है। फिर वहां पे जितने भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे उन्होंने मिलकर के अपनी पार्टी का हेड चुना, जिसे प्राइम मिनिस्टर ने एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंटमेंट किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जिस जिस मिनिस्टर को जिस पोस्ट के लिए सजेस्ट करेंगे प्राइम प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट उनको उस पोस्ट पे क्या कर देंगे? अपॉइंट कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अभी के हमारी कंट्री की जो होम मिनिस्टर है वो अमित शाह है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो अभी करंट के जो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र सिंह दामोदर मोदी, तो उनके द्वारा एडवाइस दिया होगा प्रेसिडेंट को कि आप क्या कीजिए कि अमित शाह को एज अ होम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट कीजिए। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उसी के एडवाइस पे क्या करेंगे? उनको अपॉइंटमेंट करेंगे। जैसे कि कहा गया कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होगा वो अब से राजनाथ सिंह होंगे। तो प्रेसिडेंट उन्हीं के एडवाइस पे जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी वो किसको अपॉइंट कर दे वहां पे? राजनाथ सिंह को। तो इसी तरीके से क्या है कि पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने हेड ऑफ पार्टी को चुन लेते हैं, तब प्रेसिडेंट उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। उसके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने के बाद प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं अलग अलग मिनिस्टर को अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए अपॉइंट करने के लिए। ये बात रखी गई है आर्टिकल 75 में। फिर क्या कहा गया है? जितने भी जो मंत्री हैं या बात कर जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं वो राष्ट्रपति के लिए क्या होते हैं? एक तरीके से प्लेजर्स ऑफ, यानी कि जब तक वो ऑफिस में होल्ड्स रहते हैं ड्यूरिंग, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहते हैं। यानी कि वो जैसे कि हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के एडवाइस पे, जब प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते हैं तब वो अपने पद को ग्रहण करते हैं। या फिर बात करते हैं जो काउंसिल्स ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? सामूहिक रूप से क्या है? लोकसभा के प्रति जो हमारे हाउस ऑफ द जो पीपल्स है उसके प्रति वो क्या रहते हैं? रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये सारी बातें किसमें कही गई है? आर्टिकल 75। अब बात करते हैं आर्टिकल 78 क्या कहता है। आर्टिकल 78 ये कहता है कि जो भी कम्युनिकेट है प्रेसिडेंट और जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो रिलेटिंग होगी एडमिनिस्ट्रेशन से, या जो बात करते हैं अफेयर्स ऑफ यूनियन, और जो प्रपोजल होगा लेजिस्लेशन से, इसके बीच में कम्युनिकेट करने का काम किया। यानी कि संघ के मामले में जो भी प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित जो भी मंत्रिपरिषद के कोई जो सभी निर्णय है उनको राष्ट्रपति द्वारा ही क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा, यानी कि उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर क्या कहा गया है कि जो संघ के मामले के जो प्रशासन और जो कानून के जो प्रस्ताव से संबंधित ऐसी जानकारी जो प्रस्तुत करने के लिए जो राष्ट्रपति से मांग सकते हैं, ये बात रखी गई आर्टिकल 78 में। फिर क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को आवश्यकता होती है तो वह किसी भी मामले में मंत्रिपरिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उससे क्या कर सकते हैं? वो कंसल्ट हो सकते हैं, यानी कि कंसाइडेशंस कर सकते हैं, विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर कि क्या है? मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया। तो ये सारी बातें किसमें रखी गई है? आर्टिकल 78 के अंदर बात रखी गई। तो ये वो 3 आर्टिकल्स है जो कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या करता है? रिलेशंस कनेक्टिंग करने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो क्या-क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए
देखिए, अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले वो क्या होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, यानी कि उनके पास क्या होना चाहिए, भारत की नागरिकता होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी, वो बोथ हाउस में से किसी भी एक हाउसेस, यानी कि जो हमारा राज्यसभा है, सॉरी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से किसी एक का उनके पास क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। यानी कि या तो वो राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए या लोकसभा, दोनों में से किसी भी एक हाउस का क्या होना चाहिए, वो मेंबर होने चाहिए। उसमें एक कंडीशन और ये रखी गई है कि यदि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, यदि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के मेंबर नहीं है और वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, तो उनको 6 मंथ के अंदर अंदर क्या होगा, 6 महीने के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, या तो वो लोकसभा के या राज्यसभा के मेंबर उनको बनना होगा, तब जाकर के वो आगे एज अ कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो काम कर सकते हैं। फिर आगे क्या रखी गई है, आगे ये रखा गया है कि यदि हमारी कंट्री का कोई पर्सन एज अ प्राइम मिनिस्टर बनना हो, तो उसके लिए कहा गया है कि यदि वो लोकसभा का मेंबर है, इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई पर्सन एज अ प्राइम मिनिस्टर है तो उसको 30 साल होने चाहिए, जब यदि वो क्या हो, राज्यसभा का मेंबर हो। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति 30 साल का है, राज्यसभा, अगर कोई, आप ये सीधा सीधा सीधी आप ऐसे समझिए, कोई भी पर्सन यदि वो लोग राज्यसभा से है, यानी कि राज्यसभा का मेंबर है, तो उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितना एज होनी चाहिए, 30 ईयर होनी चाहिए, यानी कि 30 साल होना चाहिए। यदि कोई लोकसभा का मेंबर है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर यदि लोकसभा का मेंबर है, तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। मान लीजिए कोई भी पर्सन अगर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे है, यदि उसके पास राज्यसभा की मेंबरशिप है, तो उसकी मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। यदि कोई मेंबर लोकसभा से है, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 25 साल होनी चाहिए, तब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जा सकता, अपॉइंटमेंट की दी जा सकती। ये क्वालिफिकेशन है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनने की। फिर अगर हम बात करते हैं ओथ और अफर्मेशंस की, तो हमारी कंट्री में क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको, उनको ओथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाया जाता है। किसके द्वारा दिलाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही ओथ हमारी कंट्री में दिलाया जाता है। यानी कि अगर प्रेसिडेंट किसी भी कंडीशन वश नहीं है, तो किसके द्वारा दिलाया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाया जाएगा। किसके द्वारा दिलाया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। तो हमारी कंट्री में जो ओथ और अफर्मेशंस की जो बात आती है, वो कौन दिलाता है, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को शपथ तो प्रेसिडेंट दिलाता है। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जब 2014 में बीजेपी रूलिंग पार्टी के तौर पे आई और हमारी कंट्री को नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, मिले थे, श्री नरेंद्र सिंह, सॉरी, श्री नरेंद्र दामोदर मोदी, तो आपको ये बताने कि उनको शपथ किस प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाया गया था। अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ ऑफिस के बारे में। अगर हम बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस की, तो प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस का जो टेन्योर है, वो क्या है, फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। इसका मेन रीजन क्या है कि जैसे ही वो लोकसभा में अपनी मेजोरिटी खो देंगे, तो वहीं पे क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर क्या कर देंगे, अब हट जाएंगे, वो एज अ प्राइम मिनिस्टर फिर वो नहीं रहेंगे। इसीलिए जो हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट का, आपको 5 साल फिक्स देखने को मिलेगा, वाइस प्रेसिडेंट का 5 साल फिक्स देखने को मिलेगा, लेकिन आपको प्रेसिडेंट का, सॉरी, जो प्राइम मिनिस्टर है उनका टेन्योर आपको फिक्स देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब अपने ऑफिस को संभालते हैं, तो उस तब तक संभालते जब तक उनके पास मेजोरिटी रहती है। जैसे ही बात करते हैं लोकसभा में, जैसे ही मेजोरिटी वो खो देते, तो प्राइम मिनिस्टर भी क्या कर देता है, अपने पोस्ट से रिजाइन कर देता। या अगर हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जैसे ही रिजाइन दे देगा अपने पोस्ट से, तो वहीं पे क्या होगी, लोकसभा दोबारा से डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस कंडीशंस में क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो आपको फिक्स देखने को नहीं मिलेगी। तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो किसको एंजॉय करते हैं, मेजोरिटी को एंजॉय करते हैं। किसको एंजॉय करते हैं, मेजोरिटी। यानी कि जब तक उनके पास मेजोरिटी है, तब तक वो पावर में रह सकते हैं। जैसे ही वो मेजोरिटी खत्म होगी,
या मान लीजिए कि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाया जाता है और उसमें रूलिंग पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है, तो इस कंडीशंस में क्या होगा, एक तो पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर भी क्या होगा, उस टाइम रिजाइन दे देगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है वो फिक्स नहीं होती है, जैसे आपको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर जो आपको फिक्स देखने को मिलेगा। उसके बाद करते हैं इसके बारे में, क्या क्या पावर और क्या क्या फंक्शंस देखने को मिलते हैं हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट। तो अगर हम अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पावर और फंक्शंस की बात करते हैं तो उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि बात करते हैं विद काउंसिल मिनिस्टर के फॉर्म में, यानी कि रिस्पेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द काउंसिल मिनिस्टर, फिर रिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कुछ स्पेशल पावर्स भी हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं काउंसिल मिनिस्टर के रिस्पेक्ट्स में, यानी कि मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या पावर देखने को मिलते हैं, क्या फंक्शंस देखने को मिलता है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिकमेंडेट करते हैं प्रेसिडेंट को किसी भी पर्सन के लिए एज अ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि मान लीजिए हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया कि भाई हमारी कंट्री की जो होम मिनिस्टर है वो अमित शाह को देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए? अमित शाह। तो हमारी क्या प्रेसिडेंट अमित शाह को क्या कर देंगे, एज अ होम मिनिस्टर वो क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये सजेस्ट दिया जाता है कि जो राजनाथ सिंह है उसको डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट करना है, तो प्रेसिडेंट को डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट कर देंगे। या ये कहा जाएगा कि एस जयशंकर को वर्ल्ड अफेयर यानी कि फॉरेन मिनिस्टर बना देनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बना देंगे। तो यानी कि ये समझाने की प्राइम मिनिस्टर ही रिकमेंडेट करता है प्रेसिडेंट को किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए कि वो कौन सी मिनिस्ट्री संभालेगा। फिर बात करते हैं प्रोटोफोलियो अलाउंसेस, यानी कि इसमें प्रधानमंत्री के पास मंत्रियों के विभाग में नियुक्त करने की भी क्या रहती है, क्षमता रहती है। फिर बात करते हैं जो भी कैबिनेट मेंबर होते हैं उनके कौन चेयरपर्सन कौन होते हैं, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। फिर बात करते हैं जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो भी सेशंस प्रिसाइड्स किए जाते हैं कैबिनेट सेशंस के, वो किसके द्वारा चेयर किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। यदि सदस्यों के बीच में कोई भी महत्वपूर्ण भेदभाव होता है तो उनके पास क्या है, अपने फैसले लागू करने का भी अधिकार रहता है। किसके पास? तो प्राइम मिनिस्टर के पास हमें देखने को मिलता है। फिर वहीं पे बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर से रेजिग्नेशन देने के लिए कह सकता है, ये भी पावर्स हमें देखने को मिलता है प्राइम मिनिस्टर के पास। उसके बाद बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर गाइड्स कर सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल, यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल्स रहते हैं, कोऑर्डिनेट्स रहते हैं एक्टिव मिनिस्टर्स के बीच में, जितने भी जो एक्टिव मिनिस्टर्स रहते हैं। फिर यदि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं अपने ऑफिस से तो काउंसिल मिनिस्टर वहीं पे क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है या जो रूलिंग पार्टीज है वो कौन होता है, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। फिर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी काम करते हैं किसके बीच में, तो प्रधानमंत्री जो कंट्री की जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है हाई लेवल पे, इंटरनेशनल जो गैदरिंग्स हैं, जो भी प्रतिनिधि या जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें वो क्या कहते हैं, हाई लेवल पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करने का काम, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस और पावर देखने को मिलते हैं किसके, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के। अब बात करते हैं पार्लियामेंट के संदर्भ में। तो हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट होते हैं तो उसमें जो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोअर हाउस के क्या होते हैं, लीडर होते हैं। यहाँ पे लीडर होते हैं, हेड नहीं होते हैं। लोकसभा लोअर हाउस के हेड कौन होते हैं, स्पीकर। कौन होता है, स्पीकर। ये हेड होता है ना कि लीडर होता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है यानी कि रूलिंग पार्टी का लीडर होता है, हेड होता है। और लोअर हाउस यानी कि जिसे हम लोकसभा कहते हैं, इसका हेड कौन होता है, स्पीकर। और राज्यसभा का हेड कौन होता है, राज्यसभा का हेड होता है वाइस प्रेसिडेंट। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। तो यदि स्टेटमेंट पे बना के ये दे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोअर हाउस का हेड होता है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वो लीडर होता है, हेड नहीं होता है, लीडर होता है। फिर वहीं पे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को प्रोपोगेट और
स्योमोइंग करने के लिए, यानी कि हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है वो संसद को सत्रवासन यानी कि बुलाने के लिए, अधिवेशन बुलाने के लिए क्या है, राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। और वहीं पे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंडेड किया जा सकता है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा किसी भी टाइम पे। फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किए जाते हैं जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउसेस, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही संसद के पटल पर सरकार की जो भी नीतियां होती है उनकी घोषणा की जाती है। अगर हम अदर फंक्शंस की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो जैसे कि नीति आयोग हो गया, या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल्स, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल्स, एनडीसी, इन सब के चेयरपर्सन कौन होते हैं, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही क्या किया जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही वो क्या होता है, चीफ स्पोक्समैन होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। तो ये कुछ सम अदर्स पावर देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स के डिस्कस करते हैं, अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने जो कि ऑलरेडी पहले किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर वो बाद में क्या बने, प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि हम बात करते हैं अभी तक टोटल ऐसे 6 पीपल्स हैं जो कि पहले चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद क्या बने, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, फिर बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव, फिर बात करते हैं जैसे कि AHD देव गौड़ा और नरेंद्र मोदी। ये ऐसे 6 कंट्री हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि पहले क्या रह चुके थे, अपने अपने स्टेट में या किसी न किसी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन बाद में जाकर के वो किस क्या बने थे, क्या बने, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर को कंप्लीट कर लिया था। कल हम जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो चैप्टर 20 है उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हमारा आगे का कंटिन्यू चलता रहेगा। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा जो वीडियो पैटर्न है वो किस पैटर्न में चल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक अभी हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस चल रहा है और इसी के पैरेलल में एक स्टैंडर्ड बुक हम कंप्लीट कर रहे हैं जो कि हमारा एम लक्ष्मीकांत। पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो इसमें हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है हमारी कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको क्या कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है। ये सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अगर हम एम लक्ष्मीकांत की बात करते हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वो क्या कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है विद आपको हर एक चैप्टर का, यानी कि जो हमने चैप्टर 1 से लेकर सॉरी पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के जो चैप्टर 16 तक जो डिस्कस किया है, आपको हर एक चैप्टर का क्या मिल जाएगा, MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी मिल जाएगा और 2 टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा दोनों पार्ट का, यानी कि क्या मिल जाएगा, 2 टेस्ट भी मिल जाएगा दोनों पार्ट का, पार्ट 1 का भी पार्ट 2 का भी। ये सारी चीजें ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अभी हम इसका पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्लास 12 की जो हमारी सेकेंड बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। सेकेंड बुक खत्म होते ही हम पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत का 4th पार्ट स्टार्ट कर देंगे और इसके पैरेलल में हम इकोनॉमिक्स या जियोग्राफी स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए मैं बाकायदा एक पोलिंग करवाऊंगा क्यूज के फॉर्म में, आप उस पर वोटिंग कर दीजिएगा, जिस पे ज्यादा वोट आएगा हम वही चैप्टर स्टार्ट, वही बुक स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं संडे तो इसमें हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा टोटल 5 यूनिट में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट यूनिट है हमारा वो था हिस्ट्री, इसको हमने क्या कर रखा है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट के वो क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि 1995 से लेकर के 2021 तक यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है। अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है, अभी हमारा कौन सा चल रहा है, यूनिट
2 जो कि है पॉलिटी का। पॉलिटी में भी हमने लास्ट संडे 2003 से लेकर के 2007 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। नेक्स्ट संडे हम 2008 से लेकर के 2013 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जब हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 जो कि होगा हमारा जियोग्राफी। जियोग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4 जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 5 जो कि होगा हमारा सी से। तो इसी पैटर्न में हमारा आगे की वीडियो की सीरीज चलती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो जो हम वीडियो डिस्कशंस कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।